हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बीपीएससी तैयारी के लिए बीपीएससी के जो एससीईआरटी है उसके कंप्लीट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री और पॉलिटी के क्लास 9th और 10th के। और ये कंप्लीट सीरीज होगी तो इन्हें स्किप नहीं करिएगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक एक क्वेश्चन। तो आज हम लोग क्लास 9th की एससीईआरटी के हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो ये एक पुर्तगीज़ यात्री था। तो यदि हम बात करें वास्को डी गामा की, तो एक पुर्तगीज़ यात्री था और यह नाविक के रूप में उत्तमाशांतरीप पर होते हुए भारत के मालाबार, जो कि केरल के कालिका तट पर है, यहाँ पर 1498 ईस्वी में आया था। यहाँ पर इसका स्थानीय शासक, मतलब कि जो केरल का स्थानीय शासक था, जमोरिन, इसके द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था। तो ये सीखा गया था अरबों से। नेक्स्ट है केप ऑफ गुड होप, मतलब कि उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसके द्वारा की गई है। तो ये की गई है बार्थोलोमो डियाज के द्वारा। तो 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमो डियाज ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, मतलब कि केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। तो केप ऑफ गुड होप क्या है, तो ये अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट है अमेरिका की खोज किस वर्ष की जाती है। तो ये की जाती है 1492 में। किसके द्वारा, तो ये की जाती है कोलंबस के द्वारा। तो अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की जाती है और कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के जो निवासी थे उनको रेड इंडियन कहा। और जो स्पेन का नाविक था अमेरिकी वेस्पुची, इसने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। किसे, अमेरिका को। और इसी के नाम पर ही इसका नाम पड़ा अमेरिका महाद्वीप। नेक्स्ट है कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष होता है। तो ये होता है 1453 में। तो 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक जो यूरोप और एशिया था, इसके बीच जो व्यापार था वो कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। नेक्स्ट है विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। तो ये लगाया था मैगलिन ने। तो विश्व का सर्वप्रथम चक्कर मैगलिन ने लगाया था कब, 1519 में जहाज, मतलब कि जल पोत से लगाया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख यूरोपीय कंपनियों का स्थापना है और उनके जुड़े वर्ष हैं। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, ये होती है 1600 में। डच कंपनी की स्थापना कब होती है, 1602 में। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब होती है, 1664 में। तथा डेनिश की स्थापना कब होती है, 1616 में। साथ ही इन यूरोपियों का भारत में आने का क्रम भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगीज आए थे, एंड देन फिर आए थे डच, फिर आए थे कौन, अंग्रेजी आए थे, मतलब कि इंग्लिश आते, अंग्रेज कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, फिर आए थे डेनिश, एंड देन सबसे लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी। तो सबसे पहले कौन आता है, पुर्तगाली। और भारत से सबसे बाद में भी कौन जाते हैं, पुर्तगाली ही जाते हैं। तो ये क्रम याद रखिएगा, PDEDF। नेक्स्ट है 13वीं शताब्दी में किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। तो हो जाएगा मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था, तो ये इटली से संबंधित था मार्को पोलो। तो 13वीं शताब्दी में पुर्तगाली यात्री था मार्को पोलो। इसने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि, साथ ही चीन का शासक कुबलई खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। नेक्स्ट यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की है, तो ये की गई है कैप्टन कुक के द्वारा। और सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों की खोज की थी। और यूरोप में भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न जो यूरोपीय देश थे उनके शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें कि पुर्तगाल के राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी थी इसाबेला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक एस्ट्रोलोब शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। तो एस्ट्रोलोब का अर्थ क्या है, अक्षांश जानने का एक उपकरण है यह। तो पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज यानी कि कैरावल का निर्माण किया था। और इन नए उपकरणों और साहस के बल पर जो यूरोपीय नाविक थे इन्होंने अटलांटिक और भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे थे। अब हम लोग क्लास 9th की एससीईआरटी के सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो ये हो जाएगा वॉशिंगटन। और संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट है कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। तो ये की जाती है थॉमस पेन के द्वारा। तो 1776 में थॉमस पेन ने लघु पत्रिका कॉमन सेंस की रचना की थी। नेक्स्ट है स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित होता है। तो ये होता है 1765 में। तो जब सप्तवर्षीय युद्ध होता है तो इसमें इंग्लैंड को काफ़ी क्षति होती है और इस क्षतिपूर्ति के लिए जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं ग्रेनविले, इन्होंने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया था, जिसके अनुसार क्या था कि जो सभी अदालती कागज थे, अखबार थे, इन पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही इसी कानून से जो उपनिवेश थे उनमें व्यापक विरोध की भावना उठी और
जो उपनिवेशवासी थे उन्होंने ब्रिटेन से आने वाली सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निश्चय किया था। नेक्स्ट है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो अंग्रेज का सेनापति था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो कॉर्नवालिस था ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो उत्तरी अमेरिका थे वहाँ पे अंग्रेजी फौज का मुख्य सेनापति था। यदि लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो 1786 से लेकर 1793 तक ये भारत का गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्य किया था, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अमेरिकी संविधान कब लागू होता है? तो ये होता है 1789 में। और इसी के साथ यूएसए में पहली बार लिखित संविधान, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत ये अमेरिका के राजनीतिक व्यवस्था में मूल आधार माने जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में बना? तो ये बना था अमेरिका में। और इसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। नेक्स्ट है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिलती है? तो ये मिलती है पेरिस की संधि के द्वारा। तो 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त होता है और 1787 में अमेरिकी संविधान का निर्माण होता है जो कि 1789 में लागू होता है। नेक्स्ट है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? ये हो जाएंगे वॉशिंगटन, और यही बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा अमेरिकी उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सटन में प्रथम संघर्ष होता है और इसके पश्चात 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसमें जो थॉमस जेफरसन होते हैं इनके द्वारा तैयार किया गया था स्वतंत्रता का घोषणा पत्र वो जारी किया जाता है। नेक्स्ट है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हो जाएंगे जॉर्ज वॉशिंगटन। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था और इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में जो फ्रांसीसी सैनिक थे उन्होंने भी भाग लिया था। अतः जब वे स्वदेश लौटे तो निरंकुश राजतंत्र के प्रति फ्रांसीसी जनता को जागरूक करने का भी प्रयास किया जाता है लफायते के द्वारा। नेक्स्ट है सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच होता है? तो ये होता है ब्रिटेन तथा फ्रांस के बीच में। तो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ कब था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में? ये हुआ था 1756 से लेकर 1763 के मध्य। नेक्स्ट अब हम लोग चैप्टर 3 फ्रांस की क्रांति को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है कि फ्रांस की राजक्रांति कब होती है, किस सन में? ये होती है 1789 में जब अमेरिका का संविधान लागू होता है। तो ऐसा ही हम लोग डेट को रिलेट करके याद रखेंगे। और इस क्रांति ने जो फ्रांस था फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त किया, साथ ही सामाजिक व्यवस्था के नए विचार कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, साथ ही मानव अधिकार के नए सिद्धांतों जैसे कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है इसको प्रतिष्ठापित किया जाता है और यूरोप की पुरानी रीतियों तथा संस्थाओं को चुनौती दी जाती है। नेक्स्ट है बैस्टिल का पतन कब होता है? ये होता है 14 जुलाई 1789 को। तो 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य के कारागृह बैस्टिल को घेर लिया, जो कि राज्य की निरंकुशता का प्रतीक था। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो इसमें आएगा पादरी वर्ग। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस में बटा था, मतलब कि 3 श्रेणियों में बटा था, जिसमें प्रथम स्टेटस में पादरी आते थे जिनकी संख्या लगभग 1,30,000 थी और जो पादरी वर्ग थे ये कर मुक्त थे, साथ ही इनको कुछ अधिकार जन्मना भी प्राप्त थे। नेक्स्ट है द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो इसमें कुलीन वर्ग आते थे और इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या थी 80,000 परिवार या 40 लाख और ये भी कर से मुक्त थे। नेक्स्ट है तृतीय स्टेटस में कौन शामिल थे? तो इसमें न्यायाधीश आदि शामिल थे। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। तृतीय स्टेटस में डॉक्टर, वकील, जज, न्यायाधीश, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान, नौकर, मजदूर आदि भी शामिल थे और इस वर्ग को कोई भी विशेषाधिकार भी नहीं प्राप्त थे। इनकी जनसंख्या फ्रांस में 90% थी और इन्हें सभी प्रकार के कर भी देने पड़ते थे, मतलब कि जो प्रथम 2 स्टेटस थे वो कर मुक्त थे। नेक्स्ट है वॉल्टेयर कौन था? तो ये एक प्रकार का एक लेखक था और ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के लेखक थे। नेक्स्ट है रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? वो जनरल विल मतलब कि जनता की इच्छा का समर्थक था। उसकी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? सामाजिक संविदा मतलब कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामान्य इच्छा मतलब कि जनरल विल और राज्य के व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था को संप्रभु माना है। इस तरह वह जनतंत्र का समर्थक था। कौन? रूसो। नेक्स्ट है मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो उनके द्वारा लिखी गई है स्पिरिट ऑफ लॉ मतलब कि विधि की आत्मा और इसमें सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। किसके द्वारा? मोंटेस्क्यू के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजनेता कौन था? तो वो था लुई 16वां। तो लुई 16वां 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। तो वह अत्यधिक निरंकुश, फिजूल खर्च तथा अयोग्य होता है। उसका विवाह होता है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट के साथ, जो कि उत्सव में भी काफ़ी रुपए खर्च करती थी।
और लुई 16वें के ही शासनकाल में 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। नेक्स्ट है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 जुलाई को। तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है और 14 जुलाई 1789 को लुई 16वां नाम मात्र के लिए राजा बना और जो नेशनल असेंबली थी यह देश के लिए एक्ट बनाने लगी और इसी सभा ने 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार किया था। अब हम चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे, विश्व युद्धों का इतिहास, मतलब कि वर्ल्ड वॉर, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ होता है? ये होता है 1914 में। और प्रथम वर्ल्ड वॉर के तात्कालिक कारण की बात करें तो 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजोव में हत्या को माना जाता है। और जो ऑस्ट्रिया के लोग थे उन्होंने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार बताया था और सर्बिया के समक्ष मांगे रखी, लेकिन जो सर्बिया था उसने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और रूस ने सर्बिया को पूर्ण सहायता का वचन दिया और युद्ध की तैयारी करने लगा। और इसमें सर्बिया को पूर्ण सहायता का वचन दिया जाता है रूस के द्वारा। और जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। साथ ही फ्रांस पर दबाव डालने के लिए जर्मनी ने सेनाएं 4 अगस्त को बेल्जियम में घुस गईं और उसी दिन ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी। और इसी क्रम में दूसरे देश भी इसमें शामिल होते चले गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। नेक्स्ट है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार किसकी होती है? तो ये होती है जर्मनी की। तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार होती है और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के यू नौका नामक पनडुब्बियों ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाज़ों को डुबोना शुरू कर दिया। इसमें लुसितानिया नामक जहाज़ को डुबोने से अमेरिका में प्रतिक्रिया होती है क्योंकि उसमें अमेरिकी नागरिक सवार थे। तो अमेरिका के मना करने पर भी जर्मनी ने क्या किया? अपनी कार्रवाई नहीं रोकी। तब अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं और अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से युद्ध की स्थिति ही बदल जाती है। उसके बाद क्या होता है? जुलाई 1918 में फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया। इसके परिणाम स्वरूप जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होती है। नेक्स्ट है, 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो हो जाएगा रसिया। 1917 में ही अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल भी होता है, तो ये भी याद रखेंगे। और 8 मार्च 1918 में रूस और जर्मनी की एक शांति संधि होती है। इसके तहत रूस युद्ध से पूर्णतः अलग हो जाता है। वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल जाता है? तो हो जाएगा यूरोप का। वर्साई की संधि होती कब है? 28 जून 1919 को। इसके फलस्वरूप यूरोप महादेश का मानचित्र ही बदल जाता है। जो वर्साई की संधि थी यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के विजयी शक्तियों मतलब कि मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन पेरिस के उपनगर वर्साई में और फिर पेरिस में होता है। लेकिन इस सम्मेलन में 27 देश भाग लिए थे। लेकिन क्या हुआ कि जो 3 देश थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन तथा फ्रांस के राष्ट्रपति जॉर्ज क्लेमेंसो, यही निर्णायक भूमिका में थे और यही लोग शांति संधि की शर्तें तय कर रहे थे और पराजित राष्ट्रों को कोई महत्व नहीं दे रहे थे। नेक्स्ट है, त्रिकूट समझौते में कौन शामिल थे? तो इसमें जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा इटली। तो त्रिकूट अलायंस में जर्मनी शामिल था, ऑस्ट्रिया शामिल था तथा इटली शामिल था। तो 1882 में एक त्रिकूट मतलब कि ट्रिपल अलायंस बनता है जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा इटली शामिल होते हैं। और यह त्रिकूट जो बनाया जाता है बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाया था। नेक्स्ट है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब आरंभ होता है? तो ये होता है 1939 को। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 को आरंभ होता है और इसी दिन जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो ये हो जाएगा रसिया को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फरवरी 1943 में जर्मनी की सेना को पराजित करने का श्रेय रूस की सेना को दिया जाता है और फरवरी 1943 में जो हजारों जर्मन अफसर थे और सैनिक थे इन्होंने आत्मसमर्पण भी कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन सा देश पराजित नहीं हुआ था? तो इसमें हो जाएगा अमेरिका। जबकि प्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्टली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, जापान तथा इटली की हार होती है। नेक्स्ट है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो हो जाएगा हिरोशिमा, जापान पर। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने क्या किया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अत्यधिक विकसित हथियार एटम बम को जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया। उसके बाद क्या होता है? हिरोशिमा का नामो निशानी मिट जाता है। फिर सेकेंड एटम बम इसने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर गिराया। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब होता है? तो होता है 1945 में। इसके बाद विश्व साम्यवादी और पूंजीवादी 2 समूहों में विभाजित हो जाता है। साम्यवादी गुट का नेतृत्व रूस कर रहा था और पूंजीवादी समूह का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। अब हम लोग चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे,
तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है, ये है वियना, तो ये भी याद रखेंगे। तो एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में एक साधारण परिवार में होता है और यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की सेना की तरफ से युद्ध लड़ता है। नेक्स्ट, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ये हो जाएगा स्वास्तिक, जो कि आर्यों की पवित्रता का सूचक है। नेक्स्ट है मीन कैम्प किसकी रचना है, तो ये हिटलर की रचना है और ये हिटलर की आत्मकथा है जिसमें उसने अपने कार्यक्रमों मतलब कि योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करी है। नेक्स्ट है जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, ये है रूर क्षेत्र। किसके लिए प्रसिद्ध है, कोल के लिए। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद संधि के तहत जर्मनी के रूर प्रदेश पर फ्रांस का कब्जा हो गया था। नेक्स्ट है जर्मनी की मुद्रा क्या है, तो हो जाएगी मार्क। इंग्लैंड की बात करें तो पौंड है, लेकिन जर्मनी में वर्तमान में यूरो है। यूएसए में है डॉलर, रूस की मुद्रा है रूबल तथा भारत की रुपया। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो गेस्टापो क्या था, यह एक गुप्तचर पुलिस थी। सिनेगांव यह यहूदियों के लिए प्रार्थना गृह था। ब्राउन शर्ट्स यह एक निजी सेना से संबंधित है तथा हिंडनबर्ग ये जर्मनी के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है रोम, बर्लिन तथा टोक्यो ये धुरी में सम्मिलित कौन से देश हैं, तो इसमें हो जाएगा इटली, जर्मनी तथा जापान। तो साम्यवादी खतरों से बचने के लिए जर्मनी, इटली और जापान के बीच कौन सा समझौता है, कॉमिंटन समझौता होता है 1936 में, जो कि कालांतर में रोम, बर्लिन तथा टोक्यो धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट है हिटलर ने जर्मनी के चांसलर का पद किस वर्ष संभाला था, तो ये संभाला था 1933 को। तो जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर पद के लिए मनोनीत किया। इसके बाद उसने निरंकुश अधिकार प्राप्त किया था और अगस्त 1934 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात जो हिटलर था इसने चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक पद कर दिया था इसने, और इसके बाद वह जर्मनी का सर्वा बन गया था, मतलब कि हिटलर की बात हो रही है। नेक्स्ट है जर्मनी के निम्न सदन को किस नाम से जानते हैं, तो इसे राइक्सटैग के नाम से जानते हैं। तो भारत के निम्न सदन को लोकसभा के नाम से जानते हैं और भारत का उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा, जिसका विघटन नहीं होता, और ड्यूमा जो है वो रूस की संसद का नाम है। नेक्स्ट है फांसीवाद का जनक कौन है, तो हो जाएगा बेनेटो मुसोलिनी। और यदि हम बात करें फांसीवाद के, तो यह उदारवाद व समाजवाद दोनों का ही विरोधी है। फांसीवाद का प्रयोग उस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के रूप का वर्णन करने के लिए किया था जो कि इटली में बेनेटो मुसोलिनी तथा उसके फांसीवादी दल में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट चैप्टर है वन्य समाज तथा उपनिवेश, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य एक्ट कब पारित होता है, ये होता है 1865। और यदि बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो वो होता है 1986, तो ये भी याद रखेंगे। और डाइट्रिच बैडिस के द्वारा जर्मन वन विशेषज्ञ थे, इन्होंने 1864 में वन सेवा की स्थापना करी थी। तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में होता है, तो ये होता है 1750 में, और ये भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में होता है। इन्होंने 1779 में भू राजस्व की राशि को कम करने के लिए किसानों को भूमि जमींदार से छुड़वाने के लिए वहाँ पे सशस्त्र विद्रोह किया था। नेक्स्ट है तमार विद्रोह किस वर्ष में होता है, तो ये होता है 1789 में। तमार विद्रोह 1789 में छोटा नागपुर मतलब कि आज का झारखंड, इसके उरांव जनजाति ने जमींदार के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया था। इस आंदोलन को ही तमार विद्रोह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली है, तो इसका संबंध है पलामू क्षेत्र से, जो कि झारखंड से है। चेर जनजातियों के द्वारा भूषण सिंह के नेतृत्व में 1800 में एक विद्रोह भी किया जाता है। इसको दबाने के लिए कर्नल जोन्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने युद्ध किया और युद्ध को दबा दिया जाता है। साथ ही 1802 में भूषण सिंह को फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट है किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था, तो ये बनाया गया था कोल जनजाति। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह कब होता है, ये होता है 1832 में। नेक्स्ट है 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था, तो हो जाएंगे सिद्धू और कानू। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था, तो यह किया था 25 दिसंबर 1899 को। तो 3 मार्च 1900 ईस्वी में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और रांची जेल में रखा जाता है। जेल में ही उन्हें जून 1900 में उनकी हैजा से मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है, तो ये हो जाएगा धारा 342। नेक्स्ट है झारखंड को राज्य का दर्जा कब दिया जाता है, तो हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। इसी तरह जो एमपी है, एमपी राज्य का पुनर्गठन करके 1 नवंबर 2000 को आदिवासी बहुल क्षेत्र को एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ को बनाया जाता है। नेक्स्ट है अब हम चैप्टर 7 को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो यह है जिनेवा में। जिनेवा में ही हमें देखने को मिलेगा WHO का भी हेडक्वार्टर, तो ये याद रखेंगे।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन राष्ट्रीय संघ का मेंबर नहीं था? तो इसमें जर्मनी नहीं था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद होती है। इसमें प्रारंभ में विजित राष्ट्र मतलब कि फ्रांस, इंग्लैंड तथा रूस थे तथा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तटस्थ रहने वाले कुछ राष्ट्र इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भविष्य में युद्ध को रोकना शामिल था इसमें। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष होती है? तो ये होती है 1945 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? तो इसमें है आम सभा, और इसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं तथा प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को मत देने और वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार होता है। इसकी बैठक होती है जो वर्ष में एक बार होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रायः सभी महत्वपूर्ण कार्य इसी अंग के द्वारा संपादित होते हैं, और जैसे कि नए राष्ट्र को सदस्यता प्रदान करना, उनका निष्कासन करना, महासचिव का निर्वाचन करना, साथ ही अन्य आर्थिक मुद्दों पर भी निर्णय लेना। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये है न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। इसका कार्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तथा अन्य क्षेत्र में योगदान करना। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? तो ये सैन फ्रांसिस्को। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 25 अप्रैल 1945 में शुरू होता है सम्मेलन। इसमें नए चार्टर मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के विधान को ही हम चार्टर कहते हैं। नए चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का संचालन होता है और इसी को स्वीकार कर लिया जाता है। 26 जून 1945 को भारत के साथ 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधि इस पर हस्ताक्षर करते हैं और 24 अक्टूबर 1945 को इसके सभी शर्त स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो ये डेट महत्वपूर्ण याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945। और इसी तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आता है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है तैयारी में। इस संस्था का नामकरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने मेंबर हैं? तो इसमें है 193 मेंबर। वर्तमान में इसमें शामिल सदस्यों की संख्या है 193 और दक्षिणी सूडान इसका नवीनतम मेंबर है जिसने 2011 में इसकी सदस्यता ग्रहण करी थी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है हेग मतलब कि नीदरलैंड में। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, कूटनीतिक झगड़ों एवं विवादों का निपटारा करना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है जिनेवा में। नेक्स्ट है, अब हम क्लास 9 की एनसीईआरटी के 8th चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है कि दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में क्या पाया जाता है? तो इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये जो जीवाणु होते हैं ये वातावरण के नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है, कहाँ पे? तो होता है मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है, रबी फसल कब बोई जाती है? तो ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। रबी फसलों की बात करें तो इसमें गेहूँ आएगा, इसके अतिरिक्त जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, खेसारी, अरहर आदि। नेक्स्ट है, केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? तो होता है हाजीपुर में। यहाँ की जो मिट्टी है और जलवायु है ये केला के लिए अत्यधिक उत्पादन के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो ये होता है रोहतास में। नेक्स्ट है, गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? तो ये होता है ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट है, रेशेदार फसलों को कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा कपास। कपास एक रेशेदार फसल है। कपास के साथ ही जूट तथा रेशम भी रेशेदार फसलें हैं। नेक्स्ट है, अगहनी फसल कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा चावल। चावल अगहनी फसल है जिसकी बुआई जुलाई अगस्त में होती है। नेक्स्ट है, गन्ना बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? तो ये होता है पूर्णिया में। नेक्स्ट है, व्यावसायिक फसल के अंतर्गत कौन सी फसल शामिल है? तो इसमें हो जाएगा कपास। तो व्यावसायिक फसल या फिर नकदी फसल के अंतर्गत गन्ना, पटसन, कपास, तंबाकू, आलू, तिलहन, दलहन, लाल मिर्च, मसाले आदि आते हैं। तो हम लोगों ने क्लास 9th की बिहार की एससीईआरटी के हिस्ट्री के सभी एमसीक्यू को डिस्कस किया है। इसके बाद हम लोग क्लास 10th के भी डिस्कस करेंगे, तो इन्हें स्किप नहीं करिएगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपको टीआरई में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।